इंजीनियर्स आज जानते हैं साइट इंजीनियर और सुपरवाइजर के बीच में क्या अंतर है। सुपरवाइजर का क्या काम होता है, साइट इंजीनियर का क्या काम होता है, आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और उसमें किस तरीके का काम करना रहता है, पूरा डिटेल में इस वीडियो में जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ सिविल कोजी। सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार अग्रवाल, कॉर्पोरेट ट्रेनर और आप सभी के लिए सिविल कोजी। आज हम बात करने वाले साइट इंजीनियर और सुपरवाइजर, क्या डिफरेंस होता है। आधे से ज़्यादा लोग को समझ में नहीं आता कि दो अलग अलग चीज़ है कि एक ही चीज़ है। तो आज समझते हैं दोनों की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और किस तरीके से दोनों का काम डिफर होता है। सबसे पहले मतलब सुपरवाइजर की बात करते हैं, उसी तरह साइट इंजीनियर की। अब इसको थोड़ा सा डिफरेंस की तरह बताया हूँ जिससे समझना थोड़ा सा आसान हो सकता है बहुत सारे और पॉइंट्स होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये भी ध्यान रखेंगे हर कंपनी का थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो जाता है, अपने हिसाब से वो नाम दे सकती है। हम लोग यहाँ पर इन जनरल की बात करें कि किस तरीके से दोनों की काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले सुपरवाइजर की बात करें तो सुपरवाइजर का काम होता है पूरी साइट का ऊपर देखना। हर एक काम उसके इंस्पेक्शन में होता है, उसके थ्रू होता है, परंतु डिसाइड कौन करता है कि कौन सा काम किसको करना है, कौन सा काम पहले होगा, कौन से काम बाद होगा, इस साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, जितने भी मटेरियल साइट में आ रहे हैं वो सही जगह पहुंच रहे हैं कि नहीं और रिसीव हुए हैं कि नहीं, ये सुपरवाइजर को पता होना चाहिए। और सुपरवाइजर का काम होता है कि वो सही जगह पहुंच जाए। अब सुपरवाइजर का काम ये है, तो साइट इंजीनियर क्या करता है। साइट इंजीनियर का काम ये होता है कि कितने मटेरियल लगने वाले हैं, कब लगना है, ये डिसाइड करता है साइट इंजीनियर। अब ये कैसे डिसाइड कर सकता है, इसके लिए उसको लगता है क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, साथ ही साथ प्रोजेक्ट प्लानिंग कि किस तरीके से कब काम होना चाहिए। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की कि सुपरवाइजर कहाँ इन्वॉल्व होता है। सुपरवाइजर इन्वॉल्व होता है पूरे एग्जीक्यूशन वर्क में, साथ ही साथ जितनी भी साइट से रिलेटेड एक्टिविटी। परंतु साइट इंजीनियर सिर्फ उतने से लिमिटेशन नहीं होता कि वो साइट में जो वर्क हो रहा है उससे लिमिटेशन, उसको साथ ही साथ डिज़ाइन टीम से भी कोलैबोरेट करना पड़ता है, प्लानिंग टीम से करना पड़ता है और साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स मतलब जितने भी मैन पावर नीडेड है उसके लिए डिसाइड करना, मतलब मैनेजमेंट क्राइटेरिया में भी उसको ध्यान देना पड़ता है। अब इस चीज़ के लिए आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। अब साइट इंजीनियर को मैंने अभी 3 चीज़ बोला, डिज़ाइन इंजीनियर से कोलैबोरेट करना है, प्लानिंग से, साथ ही साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इन सब चीज़ों का आपको नॉलेज होगा तभी आप वहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो इसके लिए ये सब स्किल आपको सीखना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि आप सुपरवाइजर बन गए तो साइट इंजीनियर नहीं बन सकते, साइट इंजीनियर बन गए तो उसके ऊपर क्वांटिटी सर्वे बनना है, बिलिंग इंजीनियर बनना है या और कुछ बनना है तो नहीं बन सकते। आप बन सकते, बस आपका रिक्वायरमेंट ये रहता है कि आपकी स्किल ग्रो होते रहे। स्किल ग्रो मतलब अब जैसे मैं साइट इंजीनियर हूँ तो साइट के वर्क तो मुझे आ रहे हैं, परंतु क्या मुझे पूरा एस्टिमेशन आता है, बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक साइट इंजीनियर के लिए। तो मैं वो पूरा काम कर सकता हूँ कि नहीं, क्वांटिटी सर्वे कर सकता हूँ कि नहीं, रेट एनालिसिस कर सकता हूँ कि नहीं। अब इसके आगे बढ़ना था मुझे, ये काम तो मैं एज ए साइट इंजीनियर कर ही रहा था, मुझे बिलिंग इंजीनियर बनना है तो मुझे बिलिंग इंजीनियर के पूरे टर्म्स आते हैं कि नहीं, कैसे मेजरमेंट बुक बनते हैं, बिल बुक बनते हैं, साथ ही कॉन्ट्रैक्ट रेट बिलिंग कैसे बनाते हैं, आइटम वाइज बिलिंग कैसे करते हैं, ये पूरा डिटेल में आप बिलिंग में जानते हैं। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग। अब मुझे टेंडरिंग का प्रोसेस क्या होता है, मैं अपने कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग इंजीनियर बन सकता हूँ कि नहीं, ये पूरा डिटेल में आप नॉलेज इकट्ठा कीजिए जिससे आपकी ग्रोथ हो सके। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सॉफ्टवेयर के नॉलेज। सॉफ्टवेयर के नॉलेज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज की डेट में हर एक चीज़ सॉफ्टवेयर से लिंक होती है, तो कहीं आपने सॉफ्टवेयर भी सीख लिया तो आपकी ग्रोथ निश्चित हो जाती है। जैसे कि बात करूँ ऑटोकैड, आपको 2D में कुछ भी काम करना है तो ऑटोकैड की ज़रूरत पड़ेगी। 3D में कुछ काम करना है तो रिविट, साथ ही साथ गूगल स्केचअप और एडिशनल आपको 3ds मैक्स भी मिलने वाला है। डिज़ाइनिंग के पार्ट में थोड़ा सा ध्यान देना है तो स्टैट प्रो और साथ ही साथ ईटैब। अब इसके साथ आपको मैनेजमेंट क्राइटेरिया में जाना है कि मैनेजमेंट कर सकूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकूँ, तो उसके लिए आपके पास MSP अवेलेबल है। ये पूरी चीज़ आपको सीखना जरूरी है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, 60,000 का कोर्स है, आपको 14,847 में मिलने वाला है। इस कोर्स की खासियत ये थी कि ये कोर्स आप लोग के लिए लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल था, परंतु ये कोर्स का ऑफर खत्म होने वाला है। आगे चल के ये लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। 4 जुलाई के बाद ये कोर्स आपके लोग के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, लाइफ टाइम के लिए आप एनरोल नहीं हो सकते। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तुरंत जाके चेक कीजिए या फिर कॉल कीजिए 9111001234। नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9111001234। वापस चलते हैं अपने टॉपिक में कि साइट इंजीनियर और सुपरवाइजर के बीच में क्या डिफरेंस है। एक एग्जांपल से समझते हैं। साइट इंजीनियर आएगा तो आपकी जो शटरिंग होती है, शटरिंग की चीज़ें चेक करेगा, मतलब अलाइनमेंट सही है कि नहीं। पर सुपरवाइजर का काम है कि वो अलाइनमेंट सही करवा के रखना। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जो चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट बना के चेक करने का काम साइट इंजीनियर का है, परंतु वो चेकलिस्ट सही तरीके से एग्जीक्यूट हो कि वो चेक कर रहा है तो हर एक में टिक लगे, वो काम सुपरवाइजर को होता है, जिससे पता चलता है कि वो काम सही तरीके से हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सुपरवाइजर का काम होता है पूरे एक एक लेबर का हिसाब रखना, मतलब
कौन क्या काम कर रहा है उसको पता होना चाहिए, परंतु कितने लेबर लगने वाले हैं किस काम के लिए वो साइट इंजीनियर को पता होना है। इसी तरीके से सुपरवाइज़र का काम होता है जो प्लानिंग हुई है, जिस तरीके से जब काम जो होना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं वो चेक करना, परंतु प्लानिंग नेक्स्ट डे क्या काम होना चाहिए ये साइट इंजीनियर को पता होना चाहिए। साइट इंजीनियर बताता है सुपरवाइज़र को कि कल ये काम हो जाना चाहिए। इसी तरीके से आगे बात करें, जितने भी आपके बार बेंडिंग शेड्यूल वर्क हैं वो पूरे सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं, ये सुपरवाइज़र का काम है कि चेक करना कि सही तरीके से हो रहे हैं। परंतु सही तरीका क्या है, उसमें कितना मटेरियल लगने वाला है वो पूरा पता होना चाहिए साइट इंजीनियर को। साइट इंजीनियर पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल निकाल के देता है, पूरा कैलकुलेट करके देता है सुपरवाइज़र को, उस हिसाब से वो एग्जीक्यूट करता है, उस हिसाब से मटेरियल है कि नहीं वो चेक करता है। इसी तरह से अपन लोग बात करें कि आपको कौन से इक्विपमेंट लगने वाले हैं, जैसे वाइब्रेटर यूज लगने वाला है, साथ ही साथ आपको फॉर्मवर्क कब लगने वाला है, कोई भी एक्शन मशीन लग रही है तो कब लगने वाली है, ये पूरा साइट इंजीनियर को पता होना चाहिए। साइट इंजीनियर बताता है सुपरवाइज़र को इस टाइम मुझे यार मशीन चाहिए। अब इसमें सुपरवाइज़र का क्या काम है, सिर्फ फ़ोन करके बुलाना नहीं, सुपरवाइज़र का काम होता है कि वो सही टाइम में सही मशीन वर्क कर रही है कि नहीं उसको चेक करके रखना, जिससे जब आपका कास्टिंग हो रहा है, अब मेरा कास्टिंग हो रहा है, पता चला मेरा वाइब्रेटर तो बुला के रखा हूँ काम ही नहीं कर रहा है, तो वो किसकी गलती, वो सुपरवाइज़र की गलती होती है कि वो चेक क्यों नहीं किया, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ और बात करें तो जैसे पूरी मटेरियल की बात हुई थी कि मटेरियल सही जगह पे है कि नहीं ये सुपरवाइज़र चेक करेगा। मटेरियल सही बुलाया किसने, साइट इंजीनियर में। तो अब साइट इंजीनियर को एक और चीज़ की ज़रूरत है, क्वांटिटी सर्वे रेट एनालिसिस। अब ये क्यों ज़रूरत पड़े, अब कहीं आप लोग को पता है 1 M³ का कास्टिंग करना है मुझे आज, उसमें कितना सीमेंट सैंड एग्रीगेट करना है वो पता करने का काम साइट इंजीनियर का है। साथ ही साथ ब्रिक वर्क, मुझे एक दीवार बनानी है तो कितने ब्रिक वर्क लगने वाले हैं, कितनी ईंटें लगने वाले हैं, उसका डिटेलिंग करना साइट इंजीनियर का काम है। वो साइट में हो रहा है कि नहीं वो सुपरवाइज़र का काम है। इसी तरीके से दोनों के काम अलग अलग डिवाइडेड है। अब ऐसा कोई कंडीशन आए कि साइट इंजीनियर है, सुपरवाइज़र किसी दिन गायब हो गया, कुछ काम से नहीं आ पाया, तो क्या साइट इंजीनियर सुपरवाइज़र का काम कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें उसको टेक्निकल नॉलेज है, परंतु यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस या चीज़ों को देख के वो समझ सकता है। अब बात करें कहीं साइट इंजीनियर नहीं है, सुपरवाइज़र साइट इंजीनियर की दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है? पहली बार नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि उसके पास टेक्निकल नॉलेज अभी कमी है, इस सेकंड वो वहाँ पर है। परंतु कहीं वो एक्सपीरियंस है, उसके पास टेक्निकल नॉलेज हो तो वो उस लेवल का काम भी कर सकता है। जब आप लोग चीज़ें सीखते जाएं तो अपनी ग्रोथ आसानी से हो पाती है। तो होपफुली आप लोग को ये समझ में आया होगा साइट इंजीनियर और सुपरवाइज़र की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और किस तरीके से काम होता है। कहीं ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, इसी तरह के और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी आप लोग को जो भी डाउट लगे, जो भी आपको दिक्कतें आ रही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।